हेलो दोस्तों, आज हम के.एफ. रुस्तम जी के हौसलों के सफर पर आगे बढ़ेंगे। 1916 में इन्हीं सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में नागपुर के पास कैप्टी के एक राष्ट्रवादी फारसी परिवार में खुसरो फरामर्ज रुस्तम जी का जन्म हुआ था। धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली उनकी माता ने उनके अंदर कठोर अनुशासन का मूल्य विकसित किया। उस समय देश जिन राजनीतिक जटिलताओं से गुजर रहा था, रुस्तम जी के उभरते व्यक्तित्व पर उनका भरपूर असर पड़ रहा था। रुस्तम जी मेधावी नव युवक थे। कॉलेज में एमएससी के डिग्री लेते ही वे अपने कॉलेज में जूलॉजी के प्रवक्ता पद पर नियुक्त हो गए। 6 महीने पूरे होते होते उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हो गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन दिनों भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा का आयोजन प्रांतीय स्तर पर होता था। उनका चयन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलकर के बने केंद्रीय प्रांत और बरार के क्षेत्रों के लिए हुआ था। पुलिस में भर्ती होने के बाद इस जुझारू नौजवान का सामना जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होना शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान ही 22 साल के युवक रुस्तम जी निराशा, अवसाद और हीन भावना से भर गए। इस अवसाद की मुख्य वजह थी एक विचारशील युवक की अपनी दुनिया के बारे में जानने और सार्थक हस्तक्षेप न कर पाने की बेचैनी। रुस्तम जी नौकरी की शुरुआत से ही अपनी भावनाओं, प्रश्नों और अनुभवों को डायरी में दर्ज करते रहते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने हर रोज डायरी लिखने की अपनी आदत बनाए रखी। इस तरह अपने क्रियाकलापों और उनसे जुड़े सवालों, जवाबों, आशंकाओं, समाधानों पर उनका विचार और संशोधन चलता रहता था। बाद में जब उनके सहकर्मी हैदराबाद से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पी.वी. राजगोपाल ने रुस्तम जी की डायरियों और लेखों के बारे में उनसे सुना और पूछा कि क्या वे अपनी आत्मकथा लिखना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, उसे पढ़ने की कौन रुचि लेगा। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के भूतपूर्व निदेशक पी.वी. राजगोपाला ने उनसे उनकी डायरियों को देखने और उस पर काम करने की अनुमति हासिल की तथा रुस्तम जी की डायरियों पर आधारित उनकी 2 किताबें प्रकाशित हुईं। इनमें से पहली किताब आई वॉज नेहरू शैडो के नाम से साल 2006 में प्रकाशित हुई। लेखक राजगोपाला ने इस बाबत खेद भी जताया कि रुस्तम जी के जीवन काल में अपनी व्यस्तताओं के चलते यह काम पूरा नहीं कर पाए। साल 2003 में मार्च के महीने में रुस्तम जी की मृत्यु हो गई थी। इस किताब को लोगों ने हाथों हाथ लिया और लेखक राजगोपाला ने रुस्तम जी से किया हुआ अपना वादा निभाते हुए उनकी डायरियों और लेखों पर आधारित एक और किताब पर काम करना शुरू किया। यह किताब साल 2009 में विजडम ट्री से प्रकाशित हुई। द ब्रिटिश, द बैडेस्ट एंड द बॉर्डरमैन में रुस्तम जी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के सागर में हुई अपनी पहली पोस्टिंग यानी 7 मार्च 1938 से 15 जून 1939 तक अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान मैंने कितना कम सीखा, जबकि मुझे कितना ज्यादा सीखना चाहिए था। मेरा कम सीख पाना मेरी अपनी कम जिज्ञासाओं और कोशिश का परिणाम था। किसी ने ना तो मेरे प्रशिक्षण में कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही मुझे बताया कि क्या सीखना चाहिए। तत्कालीन विश्व की सबसे बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अनुभवों के स्तर पर जांचना रुस्तम जी के प्रयोग धार्मिक होने की ओर इशारा करता है। बाद के दिनों में वे इन्हीं सवालों के समाधान ढूंढते नजर आते हैं। समाधान खोजने की अपनी आदत का वे सबसे ज्यादा श्रेय जुलाई 1939 में सागर के एसपी पद पर पोस्टेड अधिकारी फ्रेडी क्विन यंग को देते हैं। रुस्तम जी लिखते हैं कि विज्ञान की एकेडमिक पृष्ठभूमि की वजह से उन्हें प्रशिक्षण के दौरान पुलिसिंग के काम के बेसिक आइडियाज की भनक भी नहीं लगी थी। वे लिखते हैं कि क्वीन यंग वह पहला आदमी था जिसने मुझे बताया कि पुलिसिंग का मतलब होता है अपने इलाके को जानना, सहकर्मियों को जानना, अपने इलाके के अपराधियों को जानना, वहाँ हो रहे अपराध की समझ होना, यानी इस बात की समझ होना कि अपराध को कैसे अंजाम दिया गया होगा, और अंत में अपराध को अपराधी के साथ जोड़ना। उनका जोर किसी अपराध को अपराधी से जोड़ने की वजह उसके तरीके को समझने पर होता था। रुस्तम जी 1938 में सागर जिले से अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद खांडवा, चंदा और दूसरे जिलों का कार्यभार संभालते हुए धीरे धीरे वास्तविक जीवन की परेशानियों को समझते हैं और उनके हल खोजते हैं। भारत को आज़ादी मिलने तक उनका सर्विस कैरियर मध्य प्रदेश की विभिन्न रियासतों में ग्रामीण जनजीवन को समझने और उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों के प्रशासनिक हल खोजने में निकलता है। इसी दौरान उनका विवाह पारसी लड़की नाजू से होता है, जो कि जीवन भर उनके काम और उत्साह का
प्रेरणा स्रोत बनी रहीं। महिलाओं के प्रति उनका रवैया काफी बेबाक था। वे स्त्रियों में साहस और निडरता के गुणों के कायल थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को पूरे विश्व में टिकाए रखने में वे ब्रिटिश स्त्रियों के साहस और जज्बे को एक प्रमुख वजह मानते थे। उनकी नज़र में यह एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत समेत पूरे विश्व में लंबे समय तक राज करते रहे। अपने लेखन में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के जीवन में मौजूद रहने वाली स्त्रियों के प्रसंगों को छिपाया नहीं है और उन पर भी उन्होंने किसी अन्य मुद्दे की तरह ही आलोचनात्मक और प्रशंसनीय दृष्टिकोण के साथ लिखा, जिसके चलते उनके लेखन की विश्वसनीयता एवं प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। वे समाचार पत्रों के लिए समय समय पर आलेख लिखते रहते थे। उनके लेखन ने सेवानिवृत्ति के बाद भी कभी उनके काम और अनुभव को पुराना नहीं पड़ने दिया। रुस्तम जी की डायरी लिखने की आदत ने उन्हें एक अंतर्मुखी नवयुवक से आत्मविश्वसनीय, जुझारू और निर्भीक पुलिस अधिकारी बनने में खूब मदद की। उनकी इन्हीं खूबियों के चलते 1952 में उन्हें आईबी के उप निदेशक का पद दिया गया और प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसे 6 साल तक उन्होंने बखूबी संभाला। वे नेहरू जी के इतने करीब रहने के अपने अनुभवों को हर दिन अपनी डायरी में दर्ज करते रहते थे। पंडित नेहरू के साथ का रुस्तम जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनके व्यक्तित्व के मुरीद हो गए। नेहरू की चिढ़ के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि वे बहुत ही उदार शख्सियत थे और एक राजनेता होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी थे। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि लोग उन्हें प्यार के साथ साथ पूरा प्रोटोकॉल भी फॉलो करें। नेहरू के करीब रहते हुए रुस्तम जी ने उनके साथ विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। लगातार उनके साथ रहने की वजह से कई बार नेहरू से मिलने आने वाले लोग रुस्तम जी को उनका निजी सचिव मथाई भी समझ लेते थे। कई बार देश के आंतरिक भागों में यात्रा के दौरान जब रुस्तम जी नेहरू की कार में ड्राइवर के बगल में बैठते थे, तब लोग उनके लंबे कुर्ते की वजह से पहल उन्हें ही नेहरू समझ लेते थे। इन सभी बातों का जिक्र रुस्तम जी ने अपनी डायरी में किया है। नेहरू जी की छाया की तरह उनके साथ रहते हुए वे अपने अंतर्द्वंदों के बारे में भी लिखते हैं कि उनके खाने पीने से लेकर उनसे मिलने जुलने वालों तक का ख्याल रखते हुए और उनके जरूरी सामानों का ब्रीफ केस हाथ में संभाले हुए वे कई बार सोचते थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या इससे बेहतर कोई और काम उनके लिए नहीं हो सकता था? क्या यही काम करने के लिए उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी? इन सवालों के जवाब रुस्तम जी के पास नहीं थे, किंतु पंडित नेहरू का व्यक्तित्व उनके लिए इतना आकर्षक था कि वे 6 सालों तक उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका कुशलतापूर्वक निभाते रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूर दराज के इलाकों में घूमते हुए रुस्तम जी ने प्रधानमंत्री के साथ भारत को बहुत करीब से देखा और समझा। वे लिखते हैं कि इस मुश्किल नौकरी के दौरान हल्के फुल्के मौके भी आते थे। नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में जब वे पहली बार अपने गृह क्षेत्र नागपुर पहुंचे तो उनकी मां बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थीं। वे लगभग 1 घंटे की मोहलत लेकर अपनी मां से मिलने अपने घर गए, लेकिन उनकी मां प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए ज़्यादा बेताब थीं। रुस्तम जी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की कि वे नेहरू जी से मिलने की जिद छोड़ दें क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। बदले में उनकी मां ने उन्हें धमकी दी कि वे नेहरू जी की कार सड़क पर रोक करके उन्हें माला पहनाएंगी। इसके बाद रुस्तम जी और उनकी मां के बीच तय हुआ कि वे नेहरू जी के वर्धा आने से पहले परवेज के साथ राजभवन आकर के उन्हें माला पहनाएंगी और फूल भेंट करेंगी। अगली सुबह उनकी मां 2 और लोगों के साथ राजभवन पहुंच गईं। नेहरू जी ने उन्हें पहले ही देख लिया। एक इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने रुस्तम जी से पूछा कि ये महिला कौन है। रुस्तम जी ने कहा, सर ये मेरी मां है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आपको फूल देना चाहती हैं। इस पर नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। नेहरू जी के नीचे आने पर रुस्तम जी की मां ने कहीं से कुमकुम और चावल निकाला। कुमकुम उनके माथे पर लगा करके उन्होंने नेहरू जी के माथे पर चावल छिड़का और आशीर्वाद दिया कि जीते रहें और देश को लंबे समय तक दिशा देते रहें। इतना कहकर उन्होंने रुस्तम जी का ख्याल रखने के लिए नेहरू जी से निवेदन किया और राजभवन से विदा ली। रुस्तम जी के लिए यह एक भावुक पल था। जिस आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी, उनकी मां ने उसी आदमी से रुस्तम का ख्याल रखने की हामी भरवाई थी।